दोस्तों, 11 साल की लड़की 3 बार प्रेग्नेंट कैसे हो गई? ये घटना सुनकर आपकी आंखों से आंसू आए बिना नहीं रहेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये सच्ची घटना डॉक्टर ममता मैडम ने उजागर की थी। उन्होंने ही यह घटना बताई है। मैं एक विशेषज्ञ डॉक्टर थी। बहुत सारे केस मैंने देखे थे, लेकिन आज मेरे पास एक ऐसा केस आया था जिस पर मेरी तरह आपका भी विश्वास नहीं होगा। मेरा नाम डॉक्टर ममता है। वो सोमवार का दिन था। उस दिन एक स्त्री अपनी 11 साल की बेटी को लेकर मेरे हॉस्पिटल में आई थी। मेरी नज़र जब उस 11 साल की लड़की पर पड़ी तब मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि उस लड़की का पेट बहुत ही बड़ा हुआ दिखाई दे रहा था। शायद वो गर्भवती हो, लेकिन जब मैंने उस लड़की को ध्यान से देखा तब मुझे लगा कि शायद उसे कोई बीमारी हो गई है या उसके पेट में पानी भर गया है, इसलिए पेट का घेरा बड़ा होगा। लेकिन जब मैंने उस लड़की की माँ की ओर देखा तब उस माँ की आंखों में बहुत आंसू थे, इसलिए मैंने उस स्त्री से पूछा, क्या हुआ मावशी, आप क्यों रो रही हैं? मैंने ऐसा पूछने के बाद उस लड़की की माँ ने मेरे सामने हाथ जोड़े और मुझसे कहा, डॉक्टर मैडम, अब सिर्फ आप ही मेरी इज्जत बचा सकती हैं। अब मुझे उस माँ को देखकर समझ में आ गया कि असल में ये क्या मामला होगा। असल में उस माँ की छोटी 11 साल की बेटी गर्भवती थी और वो माँ मुझसे उस लड़की को बचाने के लिए कह रही थी, समाज से छुपाने के लिए कह रही थी, ताकि उनकी इज्जत बच सके। लेकिन जब मैंने उस लड़की को देखा तब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने उस माँ से कहा, थोड़ा समय रुकिए आप, मैं इस लड़की का अल्ट्रासाउंड करती हूँ। तब उस लड़की की माँ ने मुझसे कहा कि डॉक्टर मैडम, अल्ट्रासाउंड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी बेटी गर्भवती है। आपको उसके पेट से समझ नहीं आता क्या? आप तो एक डॉक्टर है ना? उस लड़की की माँ की बात पर मैं रिएक्ट हुई और कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, भले ही लड़की गर्भवती हो फिर भी मुझे अल्ट्रासाउंड करना ही पड़ेगा। मुझे ये चेक करना ही होगा कि उसकी तबीयत कैसी है। और मुझे बताइए, आपकी इस बेटी के साथ कोई अत्याचार हुआ है क्या? मैं उस लड़की की ओर देखते हुए ही पूछने लगी। तब उस लड़की की माँ बोली, नहीं मैडम, मुझे कुछ भी पता नहीं, आप इस लड़की से ही पूछिए, क्योंकि इस लड़की ने तो हमारा मुंह काला करने की कोई कसर नहीं छोड़ी। उस लड़की की माँ ने बहुत गुस्से से अपनी बेटी के मुंह की ओर देखते हुए कहा और फिर दोबारा मेरे सामने हाथ जोड़कर मुझसे बोली, मैडम, अगर यह बात इस लड़की के पिताजी को पता चली तो वे उसे जिंदा जमीन में ही गाड़ देंगे। तब मैंने आश्चर्य से उस स्त्री की ओर देखा और कहा, आपकी बेटी का इतना बड़ा पेट आगे आ गया है, तो आपके पति को ये समझ में कैसे नहीं आया? उन्हें उसका पेट दिखाई नहीं दिया क्या? मेरी ऐसी बात सुनकर वो स्त्री अपनी आंखें पोंछते हुए बोली, नहीं, उन्हें पता नहीं। वे तो ऐसा समझते हैं कि बेटी के पेट में पानी भर गया है या उसे कोई इन्फेक्शन हुआ है, इसलिए तो उन्होंने ही मुझे आज हॉस्पिटल में उसे लेकर भेजा है, क्योंकि उन्हें पता है कि हमारी बेटी बहुत अच्छी और होशियार है। वो बहुत आज्ञाकारी है। जब भी हमारे गांव के मंदिर में श्लोक मंत्र सीखने जाती है तब वो सबके आगे ही होती है। उससे छोटे बच्चों को भी वो मंत्र सिखाती है, क्योंकि मेरी बेटी को सारे मंत्र कंठस्थ हैं। मेरी बेटी पर तो कोई भी ऐसा शक कर ही नहीं सकता, खासकर उसके पिता, क्योंकि वे उससे बहुत प्यार करते हैं। और हमारी बेटी की अभी उम्र ही क्या है, वो अभी बहुत छोटी है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि मैं इस लड़की की माँ हूँ इसलिए उसकी इतनी प्रशंसा कर रही हूँ, लेकिन डॉक्टर मैडम, मैं सच कह रही हूँ कि हमारी बेटी बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे इलाके में रहती है। हम अपने बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से घर में रखते हैं, उन्हें किसी भी चीज की कमी नहीं है। और मेरी बेटी जिस स्कूल में पढ़ने जाती है वहाँ भी बहुत अच्छा वातावरण है, सारी जरूरी चीजें उन्हें समय पर ही मिल जाती हैं। मेरी बेटी के साथ बुरा घटे ऐसी कोई भी जगह ही नहीं है, लेकिन कैसे क्या उसके साथ यह हुआ, यह मुझे भी समझ में नहीं आता। सब भगवान की ही मर्जी है। अब मैं एक डॉक्टर थी, उस स्त्री की बातों पर मुझे शक होने लगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि जन्म देने वाली माँ को अपनी बेटी के साथ क्या हुआ ये भी पता न हो?
और उसकी 11 साल की बेटी बिना पुरुष के गर्भवती कैसे हो सकती है? किसी ने न किसी ने तो उसका शोषण किया ही होगा ना, तभी वो गर्भवती हुई, या फिर उसकी माँ ने लापरवाही की होगी। इस माँ का ही बेटी पर ठीक से ध्यान नहीं रहा होगा। जब मैं ऐसा सोच ही रही थी, तब उसकी माँ मेरी ओर देखते हुए नजरें चुरा रही थी। तब मुझे लगा कि इस लड़की की माँ मुझसे कुछ न कुछ छिपा रही है। वो मुझे पूरी बात बताना ही नहीं चाहती। फिर बहुत सोचकर मैंने उस स्त्री से कहा, देखिए, इस लड़की की टेस्ट करनी ही पड़ेगी, सोनोग्राफी रिपोर्ट निकालना ही पड़ेगा, तभी मुझे समझ में आएगा कि आपकी बेटी को कौन सा महीना शुरू है, उसकी क्या स्थिति है। उसके बिना इस केस में मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उस पर क्या इलाज करना पड़ेगा ये भी समझ में नहीं आएगा। मैं ऐसा बोलने के बाद वो स्त्री अपनी बेटी की सोनोग्राफी करवाने के लिए तैयार हो गई। अपनी बेटी को मैं सोनोग्राफी रूम में ले जाने लगी। तभी वो औरत बोली, डॉक्टर मैडम आपके साथ मैं भी अंदर आती हूँ। उसकी बातों से मुझे समझ में आ रहा था कि वो औरत अपनी बेटी को मेरे साथ अकेले नहीं छोड़ सकती थी। शायद उसे लगता होगा कि उसकी बेटी मुझसे कुछ बोल देगी। मुझे थोड़ा अलग सा लगा, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मेरा प्राइवेट हॉस्पिटल था। प्राइवेट हॉस्पिटल में लोग ऐसे ही परेशान करते हैं, लेकिन अगर सरकारी हॉस्पिटल होता तो वहाँ उनका कुछ भी नहीं चलता। डॉक्टर जो कहते हैं वही वे सुनते हैं, लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल में वे कुछ भी नहीं सुनते। ये औरत भी अपनी बेटी के साथ सोनोग्राफी सेंटर में आना चाहती थी और मैंने भी उसे रोका नहीं। वो मेरे साथ ही उस रूम में आए। जब मैं लड़की की सोनोग्राफी कर रही थी, तब वो औरत भी स्क्रीन पर टकटकी लगाकर देख रही थी, और देखते देखते ही वो मुझसे बोली, डॉक्टर मैडम आपको क्या लगता है, मेरी बेटी की इज्जत बच सकती है क्या? मैं भी थोड़ी शांत रही और उस औरत की ओर देखते हुए बोली, देखिए मावशी, आप इज्जत और बेइज्जती की बातें मत कीजिए। ये बहुत छोटी लड़की है, उसने वे बातें की ही नहीं हैं। जिन बातों की उसे अभी जानकारी भी नहीं है, वे बातें आप उसके सिर पर क्यों डाल रही हैं? क्योंकि छोटी बच्चियों को ऐसे कामों में कोई भी इंटरेस्ट नहीं होता। पता नहीं ये गंदा दुष्कर्म इस छोटी बच्ची के साथ किसने किया होगा। आपको तो अपनी बेटी की देखभाल करनी चाहिए थी। आपकी बेटी के आसपास कौन रहता है यह आपको देखना चाहिए था। अपनी बेटी पर ठीक से ध्यान देना चाहिए था कि आपकी बेटी किससे मिलती है या किसके साथ हमेशा बात करती है, वो क्या करती है, कहाँ जाती है, कहाँ से आती है, किसके साथ खेलती है, उसके साथ कौन रहता है। इन सारी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन उसके साथ साथ सबसे पहले अब आपको अपनी बेटी की ही देखभाल करनी पड़ेगी। मैं अभी तो कुछ कह नहीं सकती, लेकिन सोनोग्राफी रिपोर्ट आने के बाद मैं आपको आपकी बेटी के साथ क्या हुआ ये जरूर बताऊंगी। मैंने उस औरत से इतना ही कहा। असल में सोनोग्राफी टेस्ट स्क्रीन पर देखकर ही मुझे सब कुछ समझ में आ गया था, क्योंकि अल्ट्रासाउंड देखकर बताना मेरे लिए बहुत मुश्किल नहीं था, लेकिन फिर भी आधा घंटा मैंने सोचने के लिए लिया। इस 11 साल की लड़की की माँ को मैं कैसे बताऊं, क्या बताऊं, क्योंकि कोई भी माँ अपनी बेटी को इस हालत में देख ही नहीं सकती। ये सच्चाई सुनकर कहीं वो औरत अपनी बेटी को यहीं मारना शुरू न कर दे। बहुत सोचकर मैंने उस लड़की की माँ को अपने केबिन में बुलाया और उनसे कहा, देखिए मावशी, आपकी बेटी की सेहत बहुत ही नाजुक है। उसकी अब ऐसी हालत है कि उसमें उसका जीवन भी जा सकता है। इसीलिए आपको अब उसकी बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप उसकी देखभाल करेगी, उससे प्यार करेगी, तभी उसका जीना इस समाज में आसान होगा। वैसे भी आप उसकी माँ हैं, आप थोड़ी सी उसके साथ बुरा व्यवहार करेगी क्या? आपकी बेटी गर्भवती है और बेटी की गर्भावस्था को 8 महीने हो चुके हैं। ऐसे में अगर मैं गर्भपात के लिए आपकी बेटी को दवाइयाँ देती हूँ, तो उसके भी जीवन को खतरा होगा। पूरी उम्र उसे इन बातों के साथ लड़ना पड़ेगा। इसलिए हम उसके पेट के बच्चों को मार नहीं सकते। आप अब ऐसा कीजिए कि अपनी बेटी को घर ले जाइए और उसकी देखभाल कीजिए। बच्चों को जन्म लेने दीजिए। गलत काम करना अच्छा नहीं है, और किया भी हो तो भी आपकी बेटी की उम्र बहुत ही कम है। उसका इसमें जीवन भी जा सकता है।
इसलिए आप उसे घर ले जाइए और जो गोलियां दवाइयां लिख कर दी हैं, वे समय पर दीजिए और उसकी देखभाल कीजिए। मैंने सच सच सब कुछ उस औरत को बता दिया, लेकिन मेरी बातें सुनकर वो औरत बहुत रोने लगी और मुझसे बोली, डॉक्टर मैडम, आप जो कुछ कह रही हैं, वह बिल्कुल संभव नहीं है। अगर मैं अपनी बेटी को ऐसी हालत में घर ले गई और उसके पिता को ये सब पता चल गया, तो बच्चे के जन्म लेने से पहले ही मेरी बेटी को जमीन में जिंदा गाड़ देंगे। मुझे आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह होती, आपकी बेटी अगर गर्भवती होती तो क्या आपका पति उसे माफ कर देगा? खासकर क्या वो आपको माफ करेगा? क्योंकि बच्चों के साथ कुछ भी हुआ तो उसका आरोप मात्र माँ पर लगता है। सवाल तो उस माँ की संस्कारों पर उठाए जाते हैं। इसलिए अब मैं क्या करूँ? मैं अपनी बेटी को ऐसी हालत में घर पर नहीं ला सकती। मैं अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती, इसलिए प्लीज डॉक्टर मैडम आप कुछ उपाय बताइए। नहीं तो मुझे अपनी बेटी को हमेशा के लिए खोना पड़ेगा। उस स्त्री के मन में अपनी बेटी के प्रति जो प्रेम और ममता थी, देखकर मैं हैरान हो गया। वो स्त्री ऐसा कैसे बोल सकती थी? उस लड़की को सबसे ज्यादा अब उसकी माँ की ही जरूरत थी। उस माँ के बिना उस लड़की के अब और कोई नहीं था। मैं मन में सोच ही रही थी, तभी वो स्त्री मुझसे बोली, देखिए मैडम, मुझे और कुछ मत बताइए। आप जल्दी ही मेरी बेटी का इलाज कीजिए, उसका गर्भपात कर दीजिए। वो तो मौत के बिल्कुल नजदीक है, और वैसे भी अगर आपसे यह नहीं हुआ तो कोई दूसरा उपाय बताइए। उस 11 साल की लड़की की माँ मेरे पास विनती कर रही थी और रो रही थी। उसे रोते देखकर और उस निर्दोष लड़की को देखकर मैंने उस स्त्री से कहा, अगर आपकी लड़की को आप मेरे यहाँ हमारे ही हॉस्पिटल में उसकी डिलीवरी होने तक रखना चाहें तो क्या आपको चल जाएगा? उसकी डिलीवरी के बाद आप उसे ले जा सकती हैं। मेरी ऐसी बात पर उस औरत को बहुत खुशी हुई और उसने तुरंत कहा, हाँ, हम ऐसा ही करेंगे। मैं अपने पति से कह दूंगी कि हमारी बेटी कुछ दिन मेरी बहन के यहाँ गई हुई है, और मैंने अपनी बहन से भी इस बारे में सब कुछ बता दिया है। वो जरूर इसमें मेरी मदद करेगी। डॉक्टर मैडम, आप भगवान की तरह भाग कर आए हैं, पर इस काम के लिए आप मुझसे कितने पैसे लेंगी ये बताइए। वो स्त्री लाचार थी, बीमार सी भी दिख रही थी और अपनी बेटी के लिए मजबूर भी थी। उसकी बेटी के लिए वो बहुत तनाव में भी थी। इसलिए मैंने उस स्त्री की ओर देखकर उससे कहा, देखिए, आप चिंता मत कीजिए, मुझे आपसे इसके बदले में कोई भी पैसे नहीं चाहिए। मुझे तो आपकी इस लड़की पर दया आई है, इसलिए मैं इतनी बड़ी रिस्क ले रही हूँ। वैसे भी रात में मेरे क्लिनिक पर ज्यादा भीड़ नहीं रहती, इसलिए मैं उसकी ज्यादा देखभाल कर सकूंगी। शाम को मैं उसे अपने साथ घर ले जाऊंगी। अगर आपको मुझ पर विश्वास है तो ही आप अपनी बेटी को मेरे पास यहीं छोड़ दीजिए। मेरी बात सुनकर उस स्त्री की जान में जान आ गई। उसे भी यही चाहिए था, क्योंकि वो पहले से ही बहुत ज्यादा चिंता में दिख रही थी। ठीक है कहते हुए वो स्त्री अपनी बेटी को मेरे पास छोड़कर चली गई। वो लड़की बहुत ही विचलित दिख रही थी। उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया था, इसलिए वो नर्वस भी थी। मैं उस लड़की के पास गया और उसके सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा, बेटा, क्या तू स्कूल जाती है? तब उसने मुझसे सब कुछ बता दिया। मुझे शक था कि उस लड़की के साथ उसके स्कूल में या बस के ड्राइवरों ने भी कुछ बुरा किया होगा और उसकी सजा अब उसे गर्भधारण के रूप में मिल रही है, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं था। उस लड़की ने उनके बारे में कोई भी शक व्यक्त नहीं किया। उसके अलावा भी वो लड़की डरी हुई भी नहीं दिख रही थी। उसके मन में ऐसे कुछ विचार होंगे, ऐसा उसे देखकर लग नहीं रहा था। शायद उसे तो कुछ पता ही नहीं था कि उसके साथ क्या हुआ, कब हुआ और किसने किया। वह 11 साल की लड़की अपने पेट पर हाथ रखते हुए मुझसे बहुत मासूमियत से पूछने लगी, डॉक्टर दीदी, सच में मुझे भी बच्चा होगा? मैं भी इतनी छोटी उम्र में माँ बन जाऊंगी? मैंने उस लड़की से कहा कि हाँ बेटा, तू माँ तो बनेगी, लेकिन उसके लिए तुझे बहुत सारी बातों का सामना भी करना पड़ेगा। इसलिए सबसे पहले तू अपनी ही देखभाल कर। इधर उधर घूमना भागना बंद कर और यह याद करने की कोशिश कर कि कब तेरे साथ किसी ने बुरा व्यवहार किया है क्या, या किसी ने तुझे बुरी नजर से देखा या बुरा स्पर्श किया है क्या। वो लड़की नासमझ थी।
उसने मुझसे कहा, दीदी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मुझे कुछ भी याद भी नहीं आता। उस लड़की की बातों से मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दूसरे ही दिन हॉस्पिटल में फिर वही लड़की की माँ आई और बेटी के लिए कुछ खाने की चीजें, कपड़े लेकर आई। मैंने वे चीजें ली और हॉस्पिटल में ही रख दी। उस लड़की की माँ मुझसे बोली कि जब तक मेरी बेटी यहाँ है तब तक मैं रोज उसे मिलने आती रहूंगी। उसकी बेटी भी अपनी माँ को याद करती थी, लेकिन बाद में फिर चिंता में भी पड़ जाती थी कि आखिर हमारे साथ यह क्या हो रहा है, हमारा पेट इतना आगे क्यों आ रहा है, हमें इतना कष्ट क्यों हो रहा है। वो लड़की अब मेरे साथ ही हॉस्पिटल में रह रही थी। उसके दिन भी पूरे होने वाले थे। सच तो ये है कि मुझे भी टेंशन था कि अगर इस लड़की का केस मीडिया तक पहुंच गया तो कहीं मेरा हॉस्पिटल बंद न पड़ जाए। अगर उसके साथ कुछ बुरा हुआ होगा तो क्या करना पड़ेगा। मैंने तो उसकी माँ से आसानी से कह भी दिया था कि आप चिंता मत कीजिए, आपकी बेटी का ये केस मेरे हाथ में है, इसलिए मैं आपकी बेटी का जीवन जरूर बचाऊंगी। वो छोटी है, इन सारी बातों का उसके आने वाले जीवन पर कुछ भी असर नहीं होगा। आप बस भगवान से प्रार्थना कीजिए, मुझ पर विश्वास रखिए। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। उस लड़की ने 2 जुड़वां, सुंदर और खूबसूरत बच्चों को जन्म दिया। आज तक मैंने ऐसा केस कभी नहीं देखा था। उसके जुड़वां बच्चे तो ठीक थे, लेकिन उस लड़की की हालत बहुत ही गंभीर थी। अब लेकिन वो लड़की थोड़ी थोड़ी सुधर रही थी। मैंने फिर उससे ये पूछने की कोशिश की कि तेरे साथ कुछ हुआ है क्या, लेकिन उसका जवाब वही था, लेकिन ये जुड़वां बच्चे उसने ही जन्म दिए थे, यह कोई झूठ नहीं था। अब उसकी माँ उस लड़की को लेकर चली गई। उसकी बेटी ने 2 बच्चों को जन्म दिया और मैंने वे बच्चे ऐसे एक जोड़े को दे दिए जिन्हें कभी भी बच्चे नहीं हो सकते थे। लेकिन ये बात अब कभी किसी को मत बताना, ऐसी रिक्वेस्ट उस लड़की की माँ ने मुझसे की। अब उस लड़की की चिंता आप मत कीजिए, वे बहुत अच्छे हाथों में हैं। उस लड़की की माँ ने राहत की सांस ली और हजारों रुपए मेरे हाथ में रखते हुए मेरा आभार जताया। मेरे पैरों पर गिरकर मुझसे बोली, मैं आपके यह उपकार कभी नहीं भूलूंगी। मेरी मुसीबत की स्थिति में आपने देवता की तरह मेरी मदद की। अब वो औरत अपनी बेटी को लेकर चली गई। उसने अपने पति से कहा था कि बेटी को मासी के घर छोड़कर आए हैं, लेकिन उसके पति को कोई फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि उसके पास बच्चों को देने के लिए ज्यादा समय ही नहीं था। अब वो लड़की फिर से अपने घर में खुशी से रह रही थी। मैं भी इस केस को भूलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन फिर भी मुझे वो लड़की बार बार आंखों के सामने दिखाई देती थी। मुझे बार बार ऐसा लगता था कि वो लड़की मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रही है, लेकिन किसी न किसी बात से डरकर वो मुझे कुछ भी नहीं बता रही थी। जब वो लड़की और उसकी माँ केबिन से निकल गईं, तब मेरी नज़ मेरे पास आकर मुझसे बोली, मैडम आपको नहीं लगता क्या, इस लड़की की माँ का व्यवहार थोड़ा अलग ही है। सच तो ये है कि मुझे भी उस लड़की की माँ पर शक हो रहा था, लेकिन मैंने ये सब कुछ वहीं पर भूल जाने की कोशिश की, क्योंकि मुझे फालतू ही टेंशन नहीं लेना था। और अब वैसे भी सब कुछ ठीक है ये सोचकर भूल जाने की कोशिश करती रही। मेरे तो ध्यान में भी नहीं था कि उस लड़की को फिर से एक बार मेरे पास आना पड़ेगा और फिर से मुझे उसका चेकअप करना पड़ेगा। सच तो ये है कि अब मुझे ऐसा लग रहा था कि उसकी माँ अपनी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ है उसके बाद अपनी बेटी का बहुत ख्याल रखेगी, उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी, उस लड़की की हर बात पर वो माँ नजर रखेगी। सच तो ये है कि तब मैं यही सोचती थी कि यह मेरे जीवन का पहला और आखिरी केस था, लेकिन फिर वही हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सिर्फ 7-8 ही महीने बीते थे कि तभी वो लड़की फिर से एक बार मेरे हॉस्पिटल में आ पहुंची। इस बार भी उसकी माँ ही उसके साथ थी और उस लड़की ने एक बड़ी ओढ़नी अपने सिर के चारों ओर और सीने के चारों ओर लपेट रखी थी। अब उस लड़की की थोड़ी सी छाती भी दिखने लगी थी, उसका शरीर का घेरा भी बढ़ गया था। उसकी तरफ देखकर साफ लग रहा था कि उसकी जिंदगी में कोई न कोई है। और मैंने फिर मन ही मन सोचा कि इस बार जरूर कोई और बात होगी, तभी ये मेरे पास आए हैं।
मैंने उनसे पूछा, क्या हुआ मावशी, सब ठीक है ना, क्यों आई हो? तभी उस लड़की की माँ बोली, डॉक्टर मैडम, पहले जैसा ही प्रॉब्लम हुआ है। ऐसा कहते ही वो माँ रोने लगी। क्या प्रॉब्लम हुआ है, ऐसा मैंने उससे पूछा। मेरी बेटी बिल्कुल गर्भवती जैसी बर्ताव कर रही है, उसे उल्टियाँ भी हो रही हैं। मुझे तुरंत ही समझ में आ गया कि कुछ न कुछ गड़बड़ है। उस 11 साल की बच्ची के साथ फिर एक बार वही दुष्कर्म किसी ने किया है। मेरा तो इस बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इतनी छोटी सी मासूम बच्ची के साथ ऐसा कौन कर रहा होगा। उसे इतनी छोटी सी उम्र में कितनी कठिन चीजों का सामना करना पड़ रहा है, और दूसरी तरफ उसकी माँ को इस बारे में कुछ भी पता कैसे नहीं हो सकता। अब तो मैं उसकी माँ पर ही नाराज हो गई और उनसे कहा, आपने तो कहा था कि आपकी बेटी की जिंदगी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, उसके आसपास ऐसा कोई नहीं है जो उसके साथ ऐसा कृत्य कर सके। तो फिर तुम्हारी बेटी बार बार किससे गर्भवती हो रही है? कैसी माँ हो तुम, जरा भी बेटी पर ध्यान नहीं देती। मेरी ऐसी बात पर वह माँ फिर रोने लगी और बोली, डॉक्टर मैडम, मैं सच बोल रही हूँ, मेरी बेटी की जिंदगी में कोई भी पुरुष नहीं है, साथ ही उसके आसपास कोई नहीं है जो उसका फायदा उठाए। यहाँ तो मेरे ही पैर अब भी कांप रहे हैं जब मुझे पता चला कि मेरी बेटी फिर से गर्भवती है। इसीलिए मैं उसे आपके पास ही लेकर आई हूँ। जो मैं मन में सोच रही हूँ वो आप टेस्ट करके बताइए कि सच में मेरी बेटी गर्भवती है या नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैं उसे यहीं आपके पास लेकर आई हूँ, क्योंकि उसके बारे में आपको सब कुछ पहले से ही मालूम है। इसलिए दूसरी जगह इज्जत जाने के डर से मैं गई ही नहीं। आप ही अब कुछ कीजिए, भगवान करे और मैं जो सोच रही हूँ वो सब झूठा निकले और मेरी बेटी गर्भवती न हो। अगर वो गर्भवती है तो मैं जिंदा रहते हुए ही फिर मर जाऊंगी, क्योंकि अब बार बार मैं अपनी बेटी के बाप से ये बातें छुपा नहीं सकती। अब तो मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा तूफान आने वाला है और उससे मेरी जिंदगी पूरी तरह बर्बाद हो जाएगी। उस माँ की चिंता देखकर मैंने उससे कहा, आप शांत हो जाइए, पहले मुझे आपकी बेटी की टेस्ट करने दीजिए। जब तक रिपोर्ट नहीं आती तब तक कुछ भी अंदाज मत लगाइए। लेकिन जब मैंने उसे अल्ट्रासाउंड की रूम में ले जाकर अल्ट्रासाउंड किया तो जैसे ही स्क्रीन पर मेरी नजर पड़ी, मेरे तो पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि फिर से इस लड़की के साथ यह घटना दूसरी बार हो जाएगी। अब तो मैंने उस लड़की की माँ को सब कुछ सच सच बता दिया कि आपकी बेटी गर्भवती है। उसकी माँ रोने लगी और मुझसे बोली, डॉक्टर मैडम, आप सोच रही होंगी कि मैं कैसी माँ हूँ जो अपनी बेटी के साथ इतना कुछ होने के बावजूद भी उस पर ध्यान नहीं देती। उसे उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, परंतु ईश्वर की कसम मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। मेरा पूरा ध्यान मेरी बेटी पर ही होता है, पर यह कब होता है, कौन करता है, ये कुछ भी पता नहीं। अब मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आता। तब मैंने उस लड़की की माँ से कहा, चिंता मत कीजिए, पहली जैसी स्थिति फिर नहीं आएगी। मैं आपको कुछ गोलियां लिख कर देती हूँ, उनसे ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। परंतु मावशी, मुझे अब एक ही बात बतानी है, अगर फिर ऐसे मामले बार बार होते रहे और आपको अपनी बेटी को गोलियां दे देकर उसका गर्भपात कराना पड़ा तो उसके जीवन में आगे चलकर उसे बहुत बड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। उसके जीवन को भी इसमें बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि लड़की की आयु अभी बहुत कम है। आपको भी पता है कि उसकी तबीयत अब कैसी है। एक तो उसकी आयु कम है और स्थिति बहुत नाजुक है, इसलिए आपको अपनी बेटी की बहुत ज्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। इस पर उसकी माँ ने कहा, ठीक है डॉक्टर मैडम, आप गोलियां लिख दीजिए, मैं अपनी बेटी की देखभाल करूंगी, परंतु मुझ पर भरोसा रखिए, मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी के साथ ये कौन करता है। तब मैंने उसे कहा कि सच तो ये है कि मैंने आपकी बेटी से इस विषय पर बोला था कि क्या उसे कोई परेशान कर रहा है, पर आपकी बेटी ने मुझसे कहा कि उसकी जिंदगी में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो उसे परेशान करता हो। सब लोग उसके साथ प्रेम से ही पेश आते हैं, पर जो कुछ हुआ वो अचानक ही हुआ। मेरे साथ ऐसा कैसे हुआ मुझे पता नहीं।
अब ये घटना होने के 2-3 महीने ही हुए होंगे कि फिर वही बात हो गई। फिर एक बार वो औरत अपनी बेटी को लेकर हमारे हॉस्पिटल में आई, पर अब तो मेरे सिर पर आग सी चढ़ी हुई थी। मुझे उस औरत पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि वे ये जानबूझकर कर रही हैं, क्योंकि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई लड़की गर्भवती रहे और उसे पता न हो, और साथ में उसकी माँ को भी इसके बारे में कुछ पता न हो। इस बार मैंने कुछ बोले बिना, अल्ट्रासाउंड भी न करके, कुछ गोलियां लिखकर उस औरत के हाथ में वह कागज दे दिया। पर उस लड़की की माँ आज भी बहुत तनाव में दिख रही थी। उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे और शरीर भी कांप रहा था। वो औरत कह रही थी कि अब मैं कहाँ जाऊँ? फिर डॉक्टर मैडम, मेरी बेटी पर ऐसा ही कुछ और हुआ तो मैं क्या करूँ? यहाँ से आगे अब मुझे उसकी हिम्मत नहीं रही। मैंने उस औरत से कहा, मावशी, आप जैसी दिखती हैं वैसी साधी नहीं हैं। सच तो ये है कि मुझे ऐसा लगता है कि आपकी बेटी के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपके ही घर में हो रहा होगा। शायद आपने दूसरा विवाह किया होगा। जो कुछ भी आपकी बेटी के साथ हो रहा है वो उसका सवत्र पिता कर रहा होगा, या फिर कोई और परिचित व्यक्ति ही उसके साथ ये कर रहा होगा जिसे आप मुझसे छुपा रही हैं। अब मैं कुछ नहीं कर सकती। सिर्फ एक बात बताऊंगी कि अपनी बेटी की देखभाल आप खुद कीजिए। 24 घंटे उसे अपनी आंखों के सामने रखें। अगर ऐसा किया तो ही ऐसे मामले फिर नहीं होंगे। तब उस लड़की की माँ ने मुझसे कहा, डॉक्टर मैडम, मुझ पर भरोसा रखिए। मैं अपनी बेटी को 24 घंटे अपनी आंखों के सामने रखूंगी। मैं उसे सिर्फ पास वाले मंदिर में श्लोक मंत्र सिखाने हेतु भेजती हूँ और एक स्कूल में भेजती हूँ। बाकी मेरी बेटी मेरी आंखों के सामने ही रहती है। मैं बहुत मन से उसकी देखभाल करती हूँ। हमारी बातें चल ही रही थीं कि मेरे केबिन में एक और पेशेंट आई। उसी उम्र की एक दूसरी लड़की अपनी माँ के साथ मेरे हॉस्पिटल में आई थी। उस लड़की की माँ मेरे पास आकर मुझसे बोली, डॉक्टर मैडम, मुझे आपसे बहुत अर्जेंट बोलना है। मैं सबके सामने नहीं बोल सकती। मैंने देखा कि उस औरत के साथ भी एक छोटी सी बच्ची थी। ये भी माँ मेरे पास विनती कर रही थी। उस छोटी लड़की को देखकर मुझे पहली लड़की की याद आ गई, जिसकी मैंने इतनी रिस्की डिलीवरी करवाई थी और जिसे जुड़वां बच्चे हुए थे। मैंने अब सामने बैठी उस मावशी और उस लड़की से कहा कि वे अपने घर चली जाएं और दूसरी औरत को अपनी बेटी के साथ अंदर बुलाया, क्योंकि वे पहली बार हमारे हॉस्पिटल में आए थे। मैंने उस दूसरी लड़की का चेकअप करना शुरू किया। उसकी भी पाचन, पेट की बहुत परेशानी थी, यह उसकी माँ मुझे बता रही थी। मेरी बेटी रोज ही पेट की तकलीफ से बहुत रोती है, वो माँ कह रही थी। मेरे साथ मेरी बेटी के साथ रोज ही अलग अलग बातें घट रही हैं। ये चीजें तो सिर्फ शादीशुदा महिलाओं के साथ हो सकती हैं। मैंने उस लड़की के चेहरे की ओर देखा और उसी पलों मुझे समझ आया कि इस लड़की के साथ भी पहली लड़की जैसी ही कोई बुरी घटना हुई होगी। मैंने उस लड़की का अल्ट्रासाउंड किया। उस अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट देखकर फिर मेरे पैरों तले की जमीन खिसक गई, क्योंकि यह लड़की भी गर्भवती थी। मैं पूरी तरह से ब्लैंक हो गई थी। मैंने सीधे सादे शब्दों में बता दिया कि आपकी बेटी गर्भवती है। मेरी यह बात सुनकर वो माँ सिर पकड़कर बैठ गई और मुझसे बोलने लगी, ये कैसे संभव है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मेरी बेटी बहुत अच्छी है। वो किसी के पास नहीं जाती, वो कुछ भी कर ही नहीं सकती। तब मैंने उस औरत को हमारे पास पहले आई हुई लड़की का केस पूरा बता दिया। अब वो माँ भी बहुत डर गई, लेकिन अब ये केस बार बार हमारे पास आ रहे थे। इतनी मासूम छोटी लड़कियों के साथ इतने गंदे बुरे कृत्य हो रहे थे। ये सोचकर मैं सहन न कर पाई। मैं सीधे पुलिस स्टेशन जाकर उन लड़कियों के बारे में वहाँ मौजूद पुलिस को सब कुछ बता दिया। बदनामी के डर से कोई भी ये अपराध दर्ज ही नहीं करवाता या पुलिस भी नहीं ले जाती, पर उन छोटी सी लड़कियों की मुझे फिक्र थी। इसलिए इस प्रकरण को दबाने के बजाय मैं उसे खोलकर सत्य लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। पुलिस चौकी में एक कांस्टेबल बहुत अच्छा था। उसने मेरी सारी बातों को ध्यान से सुना और कड़ी जांच शुरू कर दी। उसने एक टीम बनाई और उन लड़कियों के स्कूल में साधारण वर्दी में पुलिस टीम भी पहुंची।
तब पुलिस को पता चला कि ये दोनों ही लड़कियां एक ही गली में रहती हैं, एक ही गांव में रहती हैं और एक ही स्कूल में जाती हैं। अब पुलिस ने स्कूल में जांच की, पर स्कूल के बारे में कोई बुरा सुराग पुलिस के हाथ नहीं लगा। वैन या बस ड्राइवर के साथ भी बात की गई, तब भी कुछ भी बुरा सामने नहीं आया। अब पुलिस के पास एक ही विकल्प था, जिस गली में ये लड़कियां रहती हैं, वहाँ के लोगों की कड़ी जांच करना। सच्चाई ये थी कि गली में पूरी जांच के बाद जो व्यक्ति का नाम सामने आया, जिसे सबके सामने बोल दिया जाए तो पुलिस की भी जान में जान जाती। गांव में ही एक मंदिर में एक साधु रहते थे, जो विनम्रता से भक्ति करते थे, सबका भविष्य बताते थे और लोग भी उनकी बहुत सेवा करते थे। बीमार लोगों को वो साधु ठीक भी कर देते थे। वो साधु 10 साल से वहाँ सेवा कर रहे थे। अगर कोई बच्चा बच्ची बीमार पड़ता तो ये साधु उन्हें आयुर्वेदिक दवाइयाँ देकर ठीक कर देते थे। मंदिर से लगे एक घर में वह रहते थे। हमेशा देव फोटो लेकर लोगों को भविष्य बताते और ब्राह्मण ज्ञान मंत्र श्लोक बताते थे। उनकी यह छवि ऐसी थी कि उनके ऊपर किसी को भी संदेह होना संभव ही नहीं था। सबका उस पर आंख बंद करके विश्वास था, क्योंकि छोटे छोटे बच्चों को वो साधु मंत्र श्लोक कविता पोथी पुराण बहुत आसान भाषा में सिखाता था। उनके माता पिता से वो कभी पैसे भी नहीं लेता था। उस साधु का 2 बच्चे और एक पत्नी के साथ परिवार भी था। उस साधु की पत्नी 3 साल पहले मंदिर में सभी बच्चों को पोथी पुराण सुनाती थी, देव ब्राह्मणों की कहानियाँ भी सुनाती थी, मंत्र पाठ करने को कहती थी और सिखाती थी। लेकिन 3 साल पहले वो कहीं अपने बच्चों को लेकर अपने प्रेमी के साथ भाग गई। ऐसा उस साधु ने पूरे गांव से कहा था। अपनी पत्नी ने मुझे धोखा दिया, उसका दूसरे पुरुष के साथ संबंध था। उसी पुरुष के साथ मेरी पत्नी अपने बच्चों को लेकर रात में भाग गई। ऐसा आरोप उस साधु ने अपनी पत्नी पर लगाया था। फिर क्या, उस साधु पर सबको दया आने लगी। पूरे गांव की औरतें उस साधु को भोजन देती थीं। सब उसके आगे पीछे रहते थे। अपनी संतानें उस साधु से संस्कार लेकर आगे बढ़ रही हैं, ऐसा सबको लगता था। साधु की पत्नी जिन लड़कियों को पढ़ाती थी, उन्हें भी अब वो साधु पढ़ाने लगा। ये साधु जब उन लड़कियों को पढ़ाता, तब उन्हें खाने के लिए प्रसाद देता। उसमें वो कोई नशीला पदार्थ मिलाता। वे लड़कियां वो प्रसाद खाकर बेहोश हो जाती। फिर वो पंडित उनके साथ गंदे घिनौने कृत्य करता, जिसके बारे में बाहर किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। जो लड़की उसे पसंद आती, उसी के साथ वो ऐसा करता। ऐसी कई लड़कियों के साथ उसने ये किया था। बड़ी लड़कियों के साथ वो ऐसा नहीं करता था। 10 से 11-12 साल की लड़कियों के साथ ही वो बेहोशी की हालत में ऐसा करता था, क्योंकि वे गर्भवती नहीं होंगी और उस पर कोई आरोप नहीं लगेगा, ऐसा ही उसे लगता था। लेकिन अब 11-12 साल की लड़कियां भी युवावस्था में आना शुरू हो जाती हैं और इसलिए ये लड़कियां भी गर्भवती हो जाती हैं। पुलिस ने साधु के घर की पूरी तलाशी ली, तब वहां बहुत नशीली चीजें मिली। अब पुलिस ने तुरंत उस साधु को गिरफ्तार किया और जेल ले गई। पुलिस ने उसे अपना खौफ दिखाते ही साधु ने अपने मुंह से सब सच सच कबूल कर लिया। आज तक उस गांव की कितनी ही छोटी छोटी लड़कियों को उसने मिठाई खिलाकर ऐसे अत्याचार किए थे। उन मासूम बच्चियों को तो इसमें कुछ भी पता नहीं था कि उनके साथ क्या हो रहा है। जिन्हें उनके माता पिता भगवान मानते थे, जिस आदमी की पूजा करते थे, वही आदमी एक राक्षस निकला। इन लड़कियों की मां ने उस साधु पर कभी शक जताया ही नहीं। इसी वजह से वो लड़कियों के साथ बार बार ऐसा करता रहा। बाद में ये भी बात सामने आई कि साधु की पत्नी बहुत अच्छी औरत थी। उसका पति क्या करता है ये जब उसे पता चला, जब उसने इसके खिलाफ आवाज उठाई, तब उस साधु ने गुस्से में अपने 2 बच्चों के साथ उसकी हत्या कर दी। असल में दोस्तों, ये घटना बहुत कुछ सिखाने वाली है। अपनी छोटी बेटियों की देखभाल करना बहुत जरूरी है। असल में हम जिन लोगों पर सबसे ज्यादा आंख बंद करके विश्वास करते हैं, वही लोग हमारा विश्वासघात करते हैं, हमारा नुकसान करते हैं, हमारी छोटी बेटियों का फायदा उठाते हैं। अपनी छोटी बेटियों के बारे में कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए।
अपनी बेटियों को कभी भी, चाहे कितना भी करीबी इंसान हो, फिर भी अकेले उनके पास नहीं भेजना चाहिए। अपनी बेटियों को हमेशा अपनी आंखों के सामने रखना चाहिए। ऐसे गंदे बुरे राक्षसों से भगवान हमारी और हमारी छोटी बेटियों की रक्षा करे, यही भगवान से प्रार्थना है। इस घटना को सुनकर आपको क्या लगता है, कमेंट्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।